आज हम एक ऐसे कलाकार की कहानी में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं जिनकी आवाज, जिनकी शख्सियत उनके जाने के बाद भी गूंज रही है। सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह सिद्धू। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो बहुत तेजी से उभरा और फिर उतनी ही तेजी से चला भी गया। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके सफर की एक तस्वीर सी बनाती है। पंजाब का एक गांव, फिर ग्लोबल स्टारडम, उनका संगीत, उसकी धार, और फिर वो दुखद अंत। आज हम इसी जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे। मकसद ये है कि समझें कि वो इतने कम टाइम में इतने प्रभावशाली कैसे बने। क्या था उनके संगीत में जो सीधे कनेक्ट कर गया? हाँ, और वो कौन से हालात थे जिन्होंने कहानी को वो मोड़ दिया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, इस जिंदगी और विरासत की परतों को खोलते हैं। जरूर। अच्छा, तो शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू, जन्म 11 जून 1993, पंजाब, मानसा जिला, गांव मूसा, एक किसान परिवार, मतलब जमीन से जुड़े हुए। हाँ, और ये कनेक्शन बहुत जरूरी है उनके संगीत को समझने के लिए। गांव, जमीन, खेती, ये सब बार बार आता है उनके गानों में। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। वो बाहर जाते हैं, कनाडा, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, पढ़ाई के लिए, या शायद परिवार के साथ। हाँ। और ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था। मेरे ख्याल से ये उनके नजरिए पर, उनके संगीत पर बहुत गहरा असर डालने वाला एक पड़ाव था। कनाडा का अनुभव, हाँ। आपको क्या लगता है कैसे बदला होगा उसने उनके संगीत को? क्या सिर्फ नए साउंड सुने या कुछ और भी था? नहीं, मुझे लगता है दोनों बातें थी। एक तो हाँ, ग्लोबल साउंड्स, हिप हॉप, ट्रैप, R&B, वो सब सुनने को मिला जो शायद पंजाब में उतना मेन स्ट्रीम नहीं था उस वक्त। अच्छा। और दूसरी तरफ शायद परदेश में रहकर अपनी जड़ों, अपनी पंजाबी पहचान को लेकर एक नया एहसास जागा हो, एक मुखरता आई हो। कई आर्टिस्ट्स के साथ होता है ऐसा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब ग्लोबल साउंड पर बातें अपनी मिट्टी की। बिल्कुल। वो फ्यूजन बाद में उनके गानों की पहचान बना। और म्यूजिक में एंट्री सीधे माइक पे नहीं हुई थी, है ना? पहले पर्दे के पीछे थे। हाँ। शुरुआत की एक गीतकार के तौर पर, लिरिसिस्ट, गायक निंजा का गाना था लाइसेंस। काफी चला था वो गाना। अच्छा, लाइसेंस। हाँ, उसके बोल सिद्धू ने लिखे थे। तो मतलब लिखने का हुनर तो पहले से था, कहानी कहना आता था। लेकिन फिर वो खुद माइक पे आए और वो गाना था सोहाय। हाँ, उसने जैसे सब कुछ बदल दिया एकदम। वो एक तरह का धमाका था, वायरल हुआ, और सिद्धू मूसेवाला नाम पंजाब की यूथ में घर घर पहुंच गया। वो एक तरह से लॉन्च पैड था उनके सिंगिंग करियर का। और फिर तो एल्बम भी आई, PBX1 2018 में। जी। और सुना है वो सिर्फ पंजाब या इंडिया तक नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। PBX1 कमर्शियली बहुत कामयाब रही, और जैसा आपने कहा वो इंटरनेशनली भी नोटिस हुई। कनाडा के बिलबोर्ड एल्बम चार्ट्स पर आना किसी पंजाबी आर्टिस्ट के लिए तब बहुत बड़ी बात थी। वाकई ये दिखाता है कि अपील थी, खासकर जहां पंजाबी डायस्पोरा है। बिल्कुल। और फिर सिंगल्स का दौर आया जिसने उन्हें और भी बड़े लेवल पर पहुंचाया, जैसे 47, जिसमें ब्रिटिश रैपर्स भी थे। हाँ, मिस्ट और स्टेफेलॉन डॉन, वो तो यूके के मेन स्ट्रीम चार्ट्स तक पहुंच गया था। बिल्कुल। 47 और मेरा ना जैसे गानों ने उन्हें ग्लोबल मैप पर ला दिया। 47 का यूके सिंगल्स चार्ट पर टॉप 20 में आना ये पंजाबी म्यूजिक के लिए एक मील का पत्थर जैसा था। ये दिखा रहा था कि उनका साउंड, उनका स्टाइल सिर्फ पंजाबी ऑडियंस नहीं बल्कि एक ब्रॉडर इंटरनेशनल ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है। तो क्या था वो खास? ये जो फ्यूजन की बात हम कर रहे हैं, पंजाबी फोक और मॉडर्न हिप हॉप, क्या ये सिर्फ बीट्स और धुनों का मेल था या कुछ और गहरा था? नहीं, ये सिर्फ सतह की बात नहीं थी। देखिए, पंजाबी म्यूजिक में फ्यूजन पहले भी हुए हैं, लेकिन सिद्धू का अंदाज वो अलग था। उन्होंने सिर्फ पंजाबी लोक एलिमेंट्स को हिप हॉप बीट्स पर रखा नहीं, उन्होंने पंजाब की जो असलियत थी, गांव की जिंदगी, जट पहचान का गर्व, जमीन के मुद्दे, दोस्ती, दुश्मनी, हथियार, इन सब थीम्स को उठाया और उन्हें ग्लोबल ट्रैप और हिप हॉप के साउंड में पिरोया। और उनकी डिलीवरी, उसमें एक कच्चापन था, एक बेबाकी थी। लिरिक्स बिल्कुल सीधे, कभी-कभी भड़काऊ भी। और शायद यही बेबाकी, यही रॉनेस युवाओं को इतनी पसंद आई, उन्हें लगा कि ये अपनी आवाज है। हाँ, काफी हद तक ऐसा लगता है कि उस टाइम का जो पंजाबी यूथ था, जो अपनी पहचान को लेकर थोड़ा मुखर हो रहा था, उन्हें सिद्धू के गानों में अपनी फीलिंग्स दिखी। वो प्राइड, वो एग्रेशन, वो एस्पिरेशन, वो टशन। हाँ, वो टशन, सब कुछ था। लेकिन इसी बेबाकी ने फिर विवाद भी खड़े किए। गन कल्चर को प्रमोट करने के आरोप लगे, हिंसा को ग्लोरीफाई करने के। हाँ, वो भी एक पहलू रहा। बिल्कुल। कभी जातिगत टिप्पणियों के भी आरोप लगे। तो वो दोनों चीजें साथ साथ चलीं, जबरदस्त शोहरत और लगातार कंट्रोवर्सी।
और संगीत में इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने एक और फील्ड में कदम रखा, पॉलिटिक्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की, चुनाव भी लड़ा। ये क्यों किया होगा, कोई अंदाजा? देखिए, पुख्ता तौर पर तो कहना मुश्किल है कि मोटिवेशन क्या था, सोर्सेज में इस पर ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, पंजाब में म्यूजिक और पॉलिटिक्स का कनेक्शन पुराना है। कई कलाकार आए हैं पॉलिटिक्स में। शायद सिद्धू को लगा हो कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वो जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव ला सकते हैं या उन मुद्दों को उठा सकते हैं जो उनके गानों में थे। ये भी हो सकता है कि वो मौजूदा सिस्टम से खुश ना हो। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। हाँ, 2022 का विधानसभा चुनाव मानसा से वो हार गए थे। और इसी पॉलिटिक्स वाले फेज के आसपास वो घटना हुई जिसके बाद में बहुत चर्चा हुई, उनकी सिक्योरिटी कम करना। हाँ, ये एक बहुत सेंसिटिव और विवादास्पद मुद्दा है। उनकी हत्या से कुछ ही दिन पहले पंजाब सरकार ने एक रिव्यू के बाद कई लोगों की सुरक्षा कम की थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। सरकार का क्या कहना था इस पर? सरकार का तर्क था कि ये एक रूटीन प्रोसेस थी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के असेसमेंट के आधार पर यह फैसला लिया गया था। लेकिन टाइमिंग, हत्या से बिल्कुल पहले सिक्योरिटी कम होना, इसने सवाल तो खड़े कर दिए। बिल्कुल किए। जांच एजेंसियों ने भी इस एंगल को देखा। हालांकि पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है उसके आधार पर यह सीधे तौर पर साबित नहीं हुआ कि सिक्योरिटी कम होना ही हत्या की वजह बना, लेकिन इसने एक बड़ा पॉलिटिकल बवाल जरूर खड़ा किया। हाँ, वो तो हुआ। विरोधी पार्टियों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। सरकार ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है। ये बहस का मुद्दा बन गया। और फिर वो दिन आ गया जिसने सब कुछ शॉक कर दिया। 29 मई 2022 जी, मानसा जिला जवार के गांव। सिद्धू अपनी महिंद्रा खार जीप में थे, साथ में 2 दोस्त थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त उनके पास ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, न ही सिक्योरिटी वाले गनमैन। अच्छा। रास्ते में कुछ गाड़ियों ने उन्हें ओवरटेक किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, एकदम फिल्मी स्टाइल में, गात लगाकर हमला कितना भयानक था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ अंदाजा लगता है। हाँ, जो डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सामने आई वो बहुत बहुत डिस्टर्बिंग थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके शरीर पर करीब 19 गोलियों के निशान थे। 19 गोलियां? हाँ, जाहिर है अंदरूनी अंग बुरी तरह डैमेज हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज्यादा खून बहने और चोटों की वजह से गोली लगने के शायद 15 मिनट के अंदर ही उनकी मौत हो गई होगी। ये दिखाता है कि हमला कितना प्लान्ड और कितना जानलेवा था। इस हत्या के पीछे किसका हाथ बताया गया? जांच किस तरफ गई? शुरुआती जांच और मीडिया रिपोर्ट्स में गैंग वॉर का एंगल सबसे ऊपर रहा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया, जो उस समय जेल में था। हाँ, बिश्नोई उस वक्त जेल में था, लेकिन माना गया कि गैंग बाहर से ऑपरेट कर रहा था। ये पंजाब और आसपास के इलाकों में काफी एक्टिव गैंग माना जाता है। और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ का नाम भी बहुत उछला। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है गोल्डी बराड़, जो कनाडा में है। उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली। कहा कि ये पिछली कुछ गैंग हत्याओं का बदला है। लेकिन ये सब अभी दावे और जांच का हिस्सा है। बिल्कुल, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब पुलिस जांच, दावों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मामला कोर्ट में है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, पूरी सच्चाई शायद धीरे धीरे सामने आए। इतना सब कुछ हुआ, विवाद, पॉलिटिक्स, गैंग वॉर और फिर इतनी दुखद मौत, लेकिन लगता नहीं कि सिद्धू मूसेवाला का असर कम हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कई मायनों में उनकी मौत के बाद उनका कद और भी बड़ा हो गया है। आज भी वो पंजाबी म्यूजिक के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं। उनकी पॉपुलैरिटी सरहदें पार कर चुकी है। गाने तो आज भी बजते हैं। हाँ, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों बार सुने जाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। और ये असर सिर्फ म्यूजिक तक नहीं है शायद। नहीं, उन्होंने पंजाबी म्यूजिक को, खासकर पंजाबी रैप और हिप हॉप को एक ग्लोबल पहचान दी। उन्होंने दिखाया कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में रहकर भी दुनिया भर में अपील पाई जा सकती है। बहुत सारी यंग आर्टिस्ट्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन बने। उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए और खोले। और उनकी मौत ने भी कई सवाल छोड़े हैं, है ना, जिन पर आज भी बात होती है। बिल्कुल, उनकी हत्या ने पंजाब में गन कल्चर की प्रॉब्लम, गैंग्स की बढ़ती ताकत, कलाकारों की सुरक्षा और वो जो पॉलिटिक्स क्राइम का नेक्सस है, इन सब मुद्दों को फिर से सेंटर में ला दिया। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की मौत नहीं थी, ये समाज और सिस्टम पर कई गंभीर सवाल छोड़ गई। उनके फैंस का जो दुख और गुस्सा था, उसमें इन मुद्दों की चिंता भी शामिल थी। तो हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला की कहानी कितनी कॉम्प्लेक्स है। गांव से ग्लोबल स्टारडम, म्यूजिक में एक नया अंदाज, विवाद, पॉलिटिक्स और फिर एक इतना भयानक अंत। हाँ, संक्षेप में कहें तो उनकी कहानी में टैलेंट है, एम्बिशन है, शोहरत है और अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव है, और साथ ही विवाद और खतरा भी। उन्होंने पंजाबी संगीत को बदला, यूथ को इम्पैक्ट किया,
लेकिन उनकी जिंदगी का अंत उस अंधेरे सच को भी दिखाता है जो शोहरत और बेबाकी के साथ कभी-कभी जुड़ जाता है, खासकर ऐसे माहौल में जहां हिंसा और गैंग कल्चर हो। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर उनका जीवन और उनकी मौत कई परतें खोलते हैं। एक कलाकार की आवाज कितनी दूर तक पहुंच सकती है और उस आवाज को खामोश करने की कोशिशें हमारे समाज के बारे में क्या कहती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। शायद ये सवाल श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये कलाकार की विरासत क्या सिर्फ गानों में होती है या उन सवालों में भी जो वो पीछे छोड़ जाता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।